हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के सहारे हम डाटाबेस कैसे बनाते हैं और डाटाबेस को बनाते समय हमें क्या क्या करना होगा। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान रहे और ध्यान दीजिए आप लोग। विंडो के साथ आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, एक्सेल। और उसके बाद से यहाँ पे लिखो, लिखा है ब्लैंक वर्कबुक। और पहले से भी कुछ बने बने यहाँ पे आपके यहाँ पे वर्कबुक दिए गए हैं। तो हमको अभी बना बना इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। तब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रहे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और जो भी काम करना हमको इस सीट के अंदर ही काम करना है, यह सीट में ही काम करना है। तो चलो आज हम एक डाटाबेस बनाने वाले हैं, मतलब डाटा एंट्री करने वाले हैं। तो इस डाटा एंट्री को करने के लिए करेंगे क्या, तो पहले तो एक हेडिंग बनाइए कि डाटा बना रहे हो तो किससे रिलेटेड बना रहे हो, समझे। तो हम क्या करेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए याद करो, मैं पढ़ाया था, एमएस वर्ड में भी पढ़ाया था कि जब टेबल हो और वहां पे हेडिंग बनाना हो तो वहां पे सेल को मर्ज करते हैं, सेल को मर्ज करते हैं जिससे स्पेस ज्यादा मिले और आसानी तरीके से डाटा एंटर कर ले जाए। इसीलिए हम आ जाएंगे डी से लेके और एन तक सेलेक्ट किए और 1 से लेके हमने 4 तक सेलेक्ट किया। और क्या करूंगा, तो देखो इसी होम टैब के अंदर यहाँ पे दिया ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। क्या दिया है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, समझ आया। और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद से अब मैं यहाँ पे आऊंगा, क्या बना रहा हूं वह लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटा बेस। और यहाँ पे लेने के बाद से अब इस सेल को फिर से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा बोल्ड करेंगे और साइज को यहाँ से बड़ा कर देंगे। ये तो आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे और टेक्स्ट का भी कलर कर देंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब इतना ये लेने के बाद अब फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमें इसको टेबल कन्वर्ट पहले बना लें तो डाटा, तब टेबल क्रिएट करेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। अब मुझे यहाँ पे हेडिंग देना है क्या, तो हमें देना है सीरियल नंबर। क्या देना है, सीरियल नंबर। अरे रुको जी, दब गया। सीरियल नंबर दिया और सीरियल नंबर देने के बाद से यहाँ पे दिया मैंने नेम। क्या, नेम। और नेम देने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है एड्रेस। उसके बाद से लिखा है यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद से हमने यहाँ पे टाइप किया इनका कोर्स, अपने हिसाब से हम बना रहे हैं लोग। उसके बाद टाइप किया या फी। उसके बाद से इन्होंने पैड कितना कर दिया है और डी अमाउंट कितना बाकी है, अभी यहीं तक बनाते हैं। अब देखिए वो क्या रहा है, यह सीरियल नंबर तो अच्छे से आ गया है, नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, मोबाइल नंबर में कुछ कट रहा है। या थोड़ा सा इसके साइज को थोड़ा इसको बोल्ड कर दें हम। अब बोल्ड करके थोड़ा साइज बड़ा कर दें तो देखो मैक्सिमम ऑप्शन छुप गए, एड्रेस वाला भी छुप गया, मोबाइल नंबर वाला भी छुप गया। अब यहाँ पे भी लिख दूंगा तो डी अमाउंट भी छूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो कि सही से इसको एडजस्ट कर लें, तो हम पढ़ाए थे आपको कि आप उस कॉलम पे क्लिक करोगे और प्लस पॉइंट बनेगा तो ऐसे ड्रैग करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, कितना बार हम करेंगे, एड्रेस में करेंगे,
फिर से मोबाइल में नंबर में करेंगे तो टाइम लगेगा। एक बार में सारा करना है तो बहुत सिंपल है, उस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, लास्ट में तुम लोग बस। अब उतना करने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे देखो यह सारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हारा ना। तो एक एक करके हमको नहीं करना पड़ेगा, यह ध्यान रहे। मतलब यह माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जब भी हम कोई हेडिंग बनाएंगे और उस कॉलम का भी जितना है डाटा उससे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा हो जा रहा है और वो डाटा छुप जा रहा है। मतलब कब तक नहीं छुपेगा, जब उसके बाद वाले में कुछ नहीं लिखेंगे तब तक। एक बाद वाले में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे छुप जाएगा, वो नहीं दिखेगा। और ऐसा हेडिंग मतलब जितना बार बना रहा है उतना बार हो रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा है बना लो, पहले टेंशन मत लो। बनाने के बाद से पूरा एक बार सेलेक्ट कर लो और एक बार सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करोगे क्या हो जाएगा जी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर ले जाओगे बस। लेकिन ध्यान दें पूरे को सेलेक्ट करके तब डबल क्लिक करना है। हाँ, डबल आप उस एरिया में से कहीं भी क्लिक कर सकते हो, पहले कॉलम में भी कर सकते हो, दूसरे भी कर सकते हो, तीसरे भी कर सकते हो। किसी कॉलम को सेलेक्ट करके और आपको डबल क्लिक करना है सेंटर पे, मतलब उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं, और आगे आने के बाद से अब थोड़ा सा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, यहीं पे देखो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप दिया है और बगल में दिया बॉर्डर ऑप्शन। हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। क्या कर देंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे इसको भी कलर और इसको भी कलर। हेडिंग लगे कि हेडिंग बनाया हूं, या इसका कलर हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, सेलेक्ट कलर कर देते हैं व्हाइट और बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सीरियल नंबर दिया है, ठीक है। अब ये जो सीरियल नंबर दिया गया है ध्यान देना, अब हमें सीरियल नंबर देना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे सीरियल नंबर देने के लिए, 1 2 3 टाइप करना होता था ना। एक्सेल में ऐसा नहीं करना होगा, आप 1 करिए, 2 करिए और 1 को सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन दबा दीजिए और नीचे आ जाइए सेकंड में, और अब लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए। लेफ्ट बटन छोड़ने के बाद से आप कोने पे आ जाइए, यही पे बनेगा प्लस पॉइंट। क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस बनेगा, लेफ्ट बटन दबा दीजिए और नीचे खींचिए, अपने आप नंबरिंग बदलता जाएगा। जितना बनाना आपने सेलेक्ट करके बनाना। क्लियर है? अब इसको हम बोल्ड कर देंगे और थोड़ा साइज को बड़ा कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप करो 1 2 और फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन दबा देना है। लेफ्ट बटन दबा के आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अब छोड़ देना है। लेफ्ट को कोने पे आना है, जो डॉट बना है इसी कोने पे जब आप कर्सर लेके आओगे तो प्लस पॉइंट बन जाएगा, यहीं पे अब लेफ्ट बटन होल्ड कर देना, ठीक है। और उसके बाद से तब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जहां तो बनाओगे बन जाएगा। समझ रहे हैं? चलो, यह 1 2 3 नहीं, बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर मैं कर देता हूं 2 4, तो ये इतना समझदार है, समझ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 ये सब आ जाएगा। देखो आ रहा है, 2 का टेबल बना सकते हैं। अगर मान लो 3 का टेबल बनाना है, 3 6 कर दिया और यहाँ पे बस ड्रैग कर दिया, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा भी देखो, अगर ये तो मान लो बीच में गैपिंग जो दिया उसके हिसाब से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 1
और यहाँ पे कर दूंगा 3, तो समझ जाएगा 1357 ऐसे आएगा, और नंबर आएगा। कुछ समझ रहा है? तो आप लोग इसका यूज करना। तो ये मैं तरीका आपको बता दिया हूँ। अब चलो आते हैं, और यहाँ पे नाम, तो नाम में थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग ना छोटा मारा है, नाम इतना छोटा नहीं होगा, इसीलिए इस तरह इसका लेंथ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। समझ रहा है? और यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे नाम जो भी है। आप लोग जल्दी जल्दी टाइप कर देना जो नाम याद आए आपको। हमारे यहाँ जो पढ़ रहा उनका नाम हमने लिख दिया। बस हम 10 लोग का बना रहे हैं। सेलेक्ट, बोल्ड, और थोड़ा सा यहाँ से कर दिया। अब चलो, इतना मैंने डाटा जब बनाया है, तो क्या कुछ आपको अंतर दिख रहा है? ये डाटा जो मैं बनाया, कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को इन दोनों में? क्या दिख रहा है जी? मतलब यहाँ जब नंबर टाइप किए हम, तो हम ना लेफ्ट टाइप किए ना राइट टाइप किए, इससे टाइप कर दिए, लेकिन देखो इसका अलाइनमेंट राइट साइड आ गया। और जब हम टेक्स्ट टाइप किए तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, बताएंगे लेफ्ट होता है, और नंबर का टेक्स्ट अलाइनमेंट, नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, राइट साइड होता है। ध्यान देना, एक्सेल में कभी भी कोई वैल्यू लिखोगे तो हमेशा वो राइट साइड में चला जाएगा उस सेल के, और जब कोई टेक्स्ट लिखोगे किधर चला जाएगा जी? आपकी मर्जी, आप चाहोगे तो इसको लेफ्ट राइट से लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चाहोगे तो सेंटर में कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सोच समझ के बनाए हैं लोग, ठीक है, इसीलिए आपकी मर्जी। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, नंबर यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाए तो इसलिए मैं आपको दिखाया हूँ अंतर क्या है दोनों में। तो जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे हमेशा अलाइनमेंट लेफ्ट साइड होगा, और जब भी सेल में टाइप करेंगे नंबर तो राइट साइड में होगा। एमएस वर्ड में ऐसा नहीं था, एमएस वर्ड में ऐसा नहीं था, ध्यान रहे, ये भी याद होना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब मान लो एड्रेस लिखेंगे, यहाँ भी एक पॉइंट हमको समझाना है आपको, ध्यान से थोड़ा सुनना। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइप किया एड्रेस, हमने लिख दिया एक बार पडरौना से आते हैं, और यह रामकोला से आते हैं, और यह मान लो कसिया से आते हैं, और यह मान लो रामपुर से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो फायदा क्या है इसमें, अगर इसी कॉलम में फिर से अगर आपको पडरौना का कोई आ गया है, तो जैसे आप पी लिखोगे तो पडरौना अपने आप आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो रामकोला का फिर से कोई एक और आ गया, तो जैसे लिखेंगे RAM, ठीक है, तो रामकोला नहीं लिखा हूं, और रामपुर भी देखो यहाँ पे एक एक करके आ गया रामपुर। अगर मैं लिखता हूँ के, तो कस्या आ गया। मतलब अगर फिर से उसी एड्रेस का अगर कोई बंदा आता है, आप कुछ करेक्टर लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे मान लो लिखा KA, कस्या आ रहा है, ये कस्या नहीं लिखना था उसको, दूसरा कोई एड्रेस लिखना था, तो आगे बढ़ते जाओ, ऐसे बढ़ा दो, इंटर दबा दो, तुम्हारा ना। तो अगर वही एड्रेस है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे हम लोग टाइप कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्वेश्चन यही काम अगर इस सेल में करे तो नहीं होगा। अगर मैं लिख दो PA, आ रहा है क्या? नहीं, समझदार है, ठीक है, वो समझ रहा है कि नहीं यहाँ पे लिखना था, एड्रेस था, इसीलिए वो बार बार दे रहा था। अब इसमें क्या लिखोगे हम नहीं जानते। हाँ, एक बार लिखोगे, फिर से जब लिखोगे तो आएगा, ये नहीं कि एक बार कहीं लिख देंगे और कहीं लिखेंगे तो काम करेगा, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी कॉलम में काम करेगा जिस कॉलम में वैल्यू लिखे हैं, वो टेक्स्ट लिखे है। समझ रहा ना? चलो, इसको भी थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके बोल्ड करते हैं। या सबका साइज एक जैसा करना है तो क्या करेंगे, बताया था हमने, फॉर्मेट पेंटर, पेंट कर दो इसको, सेम उसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद से मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है मैंने डाल दिया।
सबका मोबाइल नंबर एक ही है। किसका किसका मोबाइल नंबर हमारे याद नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, फायदा समझ रहे हो। अब मोबाइल नंबर एक बार लिख दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सब में वही आ गया। अब अलग अलग जाके टाइप करिए, वो आपकी मर्जी, मुझे याद ही नहीं किसका क्या नंबर है, तो वही टाइप कर दिए बस समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अगला है कोर्स। किस स्टूडेंट का क्या कोर्स है, मैंने कोर्स मेंशन कर दिया। मान लो किसी का डीसीए है, किसी का डीएफए है, डीसीए, डीएफए, एडीएफए, एडीसीए, डीटीपी, ओएम, ट्रिपल सी। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद से अब आएंगे, और यहाँ पे फी देना है, तो थोड़ा सा लेंथ थोड़ा बढ़ा दे क्योंकि फी मान लो थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद मतलब हम शुरुआत में ही आपको पढ़ा दी, सब बनाने के बाद तुम लोग एक बार कर देना, बार बार करना नहीं पड़ेगा। अब फी पे आएंगे, और फी में जो फी है इसका इसका मान लो 13,500 है, इसका 9,000 है, मतलब 9,000 ठीक है। उसके बाद से आते हैं, इसका भी 9,000 है, ठीक है, इसका है 15,000। मजा आ गया ना, चलो अच्छा, ठीक है। यहाँ पे 4,500 है, 5,000 है, टैली 6,000 है। अब यहाँ पे आने के बाद से इसका फॉर्मेटिंग सेम ऐसा करना है, सेलेक्ट कर लिया। अब देखो चलो, यहाँ बताने से एक और फायदा हुआ। अब देखो, जैसे हम लिखे ना, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और कुछ वैल्यू में है जा रहा है। तो ध्यान देना, एक्सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में काम करते वक्त किसी पार्टिकुलर सेल में हैज एरर क्यों आता है, तो बताना। जब उस कॉलम का लेंथ कम होता है, उसकी चौड़ाई कम होती है और डाटा उसमें ज्यादा होता है, तो वहां पे हैज एरर आता है। ये वैल्यू के साथ होता है, टेक्स्ट के साथ नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। सब कौन ये क्या है, कुछ आ गया कुछ नहीं आया, मतलब कुछ का अमाउंट कम है, कैरेक्टर उसमें कम है तो आ गए हैं, कुछ के कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, एक दूसरे के नहीं आए, समझे। तो जहां जहां ज्यादा है वहां वहां है आया है, और जहां जहां कम है वहां वहां वैल्यू आ गया है। तो है एरर तभी आता है जब उस कॉलम का चौड़ाई कम हो, उसका विड्थ कम हो, और वैल्यू फिट ना बैठे। अब कैसे वैल्यू फिट बैठेगा, हम डबल क्लिक करेंगे, देखो है एरर गायब हो जाएगा। समाया, तो यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शुरुआत में यह पॉइंट हम ला रहे हैं, या आ रहा है हमारे साथ, हम बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के दिक्कतें बार बार आएंगी, तो आएगा तो फिर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। कोई दिक्कत, चलिए। अब देखते हैं, इन्होंने पैसा पेमेंट भी किया है, कुछ पैसा पेड भी किया है। अब कितना दिया है इन्होंने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, और जितना दिया है मान लो 12,000 दे दिए थे, या 4,000 दिए थे, या 5,000 जमा कर दिए थे, या 13,000 जमा कर दिए थे, या 12,000 जमा किए थे, या अभी 2,000 जमा किए थे, या 4500 में अभी 2,500 जमा किए थे, और या 4,000 जमा किए थे, या अभी 3,000 जमा किए थे, और ये भी 2,000 जमा किए थे। ठीक है, आते हैं, और आने के बाद से इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हैज पूरा आ गया, ठीक है, लेंथ हम डबल क्लिक करके बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इसका इसका थोड़ा सा अलग रिजल्ट देखना है यहाँ पे, कि अब ड्यू अमाउंट क्या होगा इनका। तो जितना दिया है, ठीक है, और जितना कोर्स का फी है उससे माइनस करना होगा ना जी। तो आपको शुरू में ही पढ़ाए थे कि एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब देखो, इसको दो तरीके हैं, लोग करेंगे क्या, दोनों में फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये भी समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ इक्वल, और लिख देता हूँ 13,500, अब माइनस लिख देता हूँ 12,000, तो वैल्यू पहला तो आंसर सही आएगा 1,500। आ रहा कि नहीं आ रहा है,
आ रहा है, लेकिन देखो जब इसको मैं खींचूंगा यहाँ पे तो फिर भी सबका 1500 आ गया। और एक्सेल का हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि एक लड़के का निकाले ऑटोमेटिक सबका निकल के चला है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे। डाटा को हम लोग इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सके, जो हमें मैनुअली करते थे रजिस्टर पे, ठीक है, अपने कॉपी में 1 घंटे में, वो हमारा 2 4 10 मिनट में हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आएगा सबका आंसर, लेकिन सब में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2000 माइनस 4000, फिर से 2000 माइनस 5000, तुम्हारा ना दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सेल में कहा जाता है, इस सॉफ्टवेयर का रूल है कि कभी भी कोई वैल्यू मत लिखना, मतलब वैल्यू सामने जो दिया है उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको भी सेलेक्ट कर लेना। मतलब वैल्यू जब सेलेक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छे से निकलेगा, और नहीं सेलेक्ट करोगे तो पहले के तो सही निकलेगा, उसके बाद वाले का रिजल्ट सही से नहीं निकलेगा। क्योंकि तू समझ गया 13,500 में से 12,000 माइनस कर देना है, 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, और सबको वही मान के और लास्ट तक लेके चला आ रहा है। ये गलत तरीका है, और ऐसा कैलकुलेशन हम कभी करते नहीं है। ध्यान देना है आप लोग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप सेलेक्ट करोगे ना कि टाइप करोगे। यहाँ पे आता हूं और करूंगा इक्वल, क्या करूंगा, इक्वल, और इक्वल करने के बाद से क्या करना है आपको, यहाँ फी दिया है, क्या दिया है, फी ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगला है पेड अमाउंट, दिख रहा ना, और इंटर दबा देंगे, आ गया 1500। वो भी 1500 आया था, ये भी 1500 आया, लेकिन दोनों में अंतर यही है, उसका रिजल्ट उसके बाद वाला गलत आ रहा था, और इसका रिजल्ट इसके बाद वाला सही आ रहा। क्लियर है? अब बताओ कैसे आ रहा है, ये कैसे संभव है, तो ध्यान दो। जो सेल का रिफरेंस है ना, क्या सेल का जो रिफरेंस है, जो सेल में हम जिस सेल में काम कर रहे हैं उसका रिफरेंस चेंज हो जा रहा है। अब कैसे चेंज हो रहा है समझना। अभी जब मैं सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखना, जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे क्या आया है, I6 J6, क्या मतलब है, ये बता रहा है कि आई कॉलम को सेलेक्ट किया गया है और रो नंबर 6 को सेलेक्ट किया गया है, अब माइनस किया गया किससे, J6 से, ठीक है। तो यह सेल का रिफरेंस जिसे बोलते हैं, सेल्स का ये रिफरेंस है, क्या है, सेल का ये रिफरेंस है, ध्यान देना, इसे सेल का रेफरेंस बोलते हैं, कि ये सेल का रेफरेंस क्या है। अब ध्यान दो, ये जो सेल रेफरेंसेस हैं, अब इसमें क्या कैसे होता है, तो A1 कॉलन, रेफरेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, कॉलन से, और हम कर दिए B20, तो समझ जाएगा A1 से लेके चलना है, और कहां तक जाना है, B20 तक जाना है, मतलब कॉलम नंबर A और 1 से स्टार्ट कर दो, और कॉलम नंबर B कहां तक जाओ, 20 तक जाओ। यह सेल का रिफरेंस ही बोलते हैं, सेल रिफरेंस। तो हमने तो ऐसा रिफरेंस दिया नहीं है, बस हमने क्या किया, इक्वल किया है, और I6 माइनस, मतलब सेल का एड्रेस बता दिया है, और उसके बाद से J6 ये किया है ना। अब क्या होगा, तो I6 में जो वैल्यू है उसको ले लेगा, J6 में जो वैल्यू है उसको ले लेगा, और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेगा, कौन सा ऑपरेटर, माइनस, समझे ना। अब ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है वैल्यू को फाइंड करके। अब फायदा क्या हो रहा है, जैसे खींच रहे हैं ना, I6 क्या हो जा रहा है, I7, और J क्या हो रहा है, 7, उसके बाद से I8, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 6 वाले में 6 वाला वैल्यू, 7 वाले में 7 वाला वैल्यू, और 8 वाले में 8 वाला वैल्यू, और इसीलिए यहाँ पे आंसर सही आ जाए। अगर वहीं पे हम सेल को लॉक कर दे तो नहीं है। अब लॉक कैसे करेंगे, आगे का टॉपिक रहता है, सीखने लोगे लॉक कर, ठीक है, तो रिजल्ट में नहीं आएगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा हम लॉक करना बताएंगे। आज सेल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब कैसे करोगे इसको, इसके लिए आपको देखो, यहाँ पे I6 J6 है ना, और देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या लेकर बता रहा है, I9 J9, देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे क्या बता रहा है, I12 J12, चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो अपने आप सेलेक्ट भी कर लिया है,
इसीलिए निकल के आया है। तो इसका फार्मूला क्या था, लिख लेना, इक्वल फी माइनस पैड अमाउंट। I6J6 कभी मत लिखना, नहीं तो तुम कोई जरूरी कमाई में बना तो तुम भी जाकर आई में बनाओगे। तो आप लिख दो सर जी तो लगाए थे इक्वल I6 और माइनस J6, तो तुम्हारे आंसर में नहीं आए। तो कभी वो ऐसा मत लिखना। आप लोग फार्मूले में क्या लिखोगे, इक्वल फी माइनस पैड अमाउंट। ठीक है, अब फी में क्या, उसका वैल्यू, पैड में क्या, उसका वैल्यू। ठीक है बाबू। अब एक बात और, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले किस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोलेंगे इक्वल। क्या बोलेंगे, इक्वल। ध्यान दे, बिना इक्वल कोई फार्मूला लगभग नहीं करे। अब इक्वल ना लगाओ और सेलेक्ट करो तो सेलेक्टेड है, या लिख दोगे तो लिख तो देगा, फार्मूला काम नहीं करेगा। इसीलिए इक्वल लगाने के बाद से आप कुछ करना। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो एक पॉइंट और हम आपको सिखाने वाले हैं यहीं पे। पता नहीं यार, पढ़ाते पढ़े पता नहीं क्या याद आया था, भूल गया। चलो फिर से आएगा याद, और कुछ अच्छा याद आया था। ठीक है, लेकिन अब माइंड से उतर गया फिर से। चलो आते हैं, जो मेन टॉपिक को पढ़ा लेते हैं, आएगा फिर से दिमाग में कभी ना कभी। यहाँ पे आते हैं और फी। अब मुझे मान लो हमको पता करना है कि टोटल फी हमको लेना कितना था, लेना कितना था। तो जितने लोग आए थे और 10 लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, टोटल फीस हमको लेना था पूरे कोर्स का। अगर कंप्लीट कर दूं तो हम क्या करेंगे, क्या इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, करेंगे इक्वल और लगा देंगे सम, ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट को ओपन, और फी वाला पैसा यहां से लेके और यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देखो इस बार सेल का डिफरेंस बता रहा है, I6 से लेके I15 तक। कॉलन होगा तो उसे बोलते हैं सेल डिफरेंस, और केवल नंबर होगा A1 तो बोलेंगे सेल का एड्रेस है, और डिफरेंस नहीं। मतलब एक से ज्यादा जब सेलेक्ट किया जाएगा उसे बोलते डिफरेंस, केवल एक सेलेक्ट किया जाएगा बोलेंगे वो एड्रेस, वो सेल डिफरेंस नहीं। ध्यान रहे। उसके बाद से आने के बाद से क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर दबाएंगे तो टोटल देखो वैल्यू आ गया कितना, 88,000 रुपया लेना था। मतलब साल भर किसी का कोर्स है, किसी का 3 महीने का है, किसी का 6 महीने का, मतलब टोटल 10 लोग को पढ़ा दूंगा, साल भर तक कोर्सेस है। ठीक है, तो इतना पैसा आएगा। अब इसमें कितना जमा हो गया, तो फिर से करेंगे इक्वल, नहीं जमा, हाँ सम कर देंगे ब्रैकेट ओपन, और क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या करेंगे अब बंद। अब टोटल पैसा हमको मिल कितना गया है, 59,500, समझे। अब बाकी कितना है, तो सेम वही है। देखो बस यहाँ से खींच दोगे तो भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी के सामने है। और नहीं तो आप करोगे क्या, इक्वल और फी टोटल अमाउंट माइनस पैड जितना किया हुआ इंटर, तो आ गया कितना बाकी है अभी, ये टोटल है। हम क्या समझे ना, ये टोटल बता रहा हूं, टोटल, इसलिए लिख दूंगा टोटल। मतलब टोटल फी अमाउंट यह है, जितना जमा किया यह है, और जितना बाकी है यह है। समाया। चलो अब कौन अगर यहाँ पे नहीं लगा तो काम करता जी, करता देख लो। मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से खींच देता हूँ। मतलब आप फार्मूला एक बार लगा दिए, वो बाद में भी लगाओ तो काम करेगा। ठीक है बाबू। चलो अब समझने की कोशिश करना। सर मान लो अगर हम 10 लोग का डाटा बना दिए, इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, मैं 10 लोग का डाटा बना दिया हूँ। अब कुछ लोग का डाटा बाद में मिला हमको,
तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, दोनों को सेलेक्ट करके, कम से कम 2 सेलेक्ट करना और खींच के छोड़ देना, समय 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सामने कोई वैल्यू है नहीं। अब मान लो 11 नंबर पे आ गए, कोई एडमिशन करा लिया, उनका नाम है चंदन। क्या है? चंदन। ठीक है, कहाँ के हैं? ये अभी पटौना के हैं, मोबाइल नंबर नहीं है इनका, कोर्स है। ठीक है, कितना पैसा है कि 9,000, और कितना दे दिया अभी 1,500, देख लो आ गया 75। बस एंट्री करते जाएंगे, अपने आप कैलकुलेशन होता जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को ऐसे ही डाटा बनाना है, और ऐसे डाटा बनाने के बाद से इसका आप लोग को प्रयोग करना है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो पूछिए हमसे। कहा शॉर्टकट की? उसके लिए वहां क्लिक करना पड़ेगा। क्या हुआ? लास्ट में कुछ नहीं बताया, बस दोनों को सेलेक्ट खींच दिए। ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ मेरे यहाँ मेरी इस बैच की क्षमता 20 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, आज के डेट में 10 लोग हैं, 10 लोग को और ऐड करना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लें, 20 लोगों का रिकॉर्ड, मतलब 10 लोगों का रिकॉर्ड बना लिए, और कैलकुलेशन हमने 10 लोग और खींच दिया है कि बाद में जब आएगा हम डाटा लिखेंगे तो लिखते जाएंगे, और अमाउंट लिखेंगे तो अपने आप वैल्यू निकल के आता जाएगा, इनको बार बार निकालना नहीं। बोले ये तो डाटा लिखना पड़ेगा, पता नहीं कौन आएगा, मोहन आएगा, सोहन आएगा, रोहन आएगा, पता नहीं कौन सा कोर्स करेगा, तो यह हमें डिसाइड नहीं है। हाँ, फार्मूला तो मान लो इसी में तो माइनस होगा इसको, और जो वैल्यू आएगा इसलिए पहले डिसाइड करके खींच दिया। हो जाएगा बाबू। चलिए बस आज के लिए चलो।